हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये हमारा कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर पार्ट 1 और इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कंपनी अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरीज के बारे में। यानी कि आपके इस चैप्टर में कंपनी अकाउंटिंग, जो कि आपको पता है पार्टनरशिप, आपका अकाउंट्स का क्लास 12th के अकाउंट्स की बात करें तो 3 डिवीजन है, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपनी अकाउंटिंग की अगर बात करें तो बेसिक आपका कुछ थ्योरीज होता है, वो आपको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 1 से 2 वीडियो में, और उसके बाद जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड आपको मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी हम लोग थ्योरी पोर्शन ही कवर करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और कंपनी कहने का मतलब वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जो बहुत लार्ज स्केल पे काम करता है। अगर 11 क्लास की बात करें तो 11 क्लास में बिजनेस स्टडी आपने पढ़ा होगा और वहां पर आप लोग सीखे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सेकेंड चैप्टर था आपका, एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में आप लोग अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के बारे में पढ़े, दैट इज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में आप लोगों ने डिस्कस करा था। जहां पर आप देखे थे कि सोल प्रोप्राइटर वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है जहां पर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं एंड अकेला एक बंदा सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है आपका पार्टनरशिप पढ़े थे। पार्टनरशिप में आप देखे थे 2 या 2 से अधिक बंदे मिलकर जब बिजनेस चलाते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। मगर क्या होता है कि जब बिजनेस बड़ा होने लगता है, जब बिजनेस एकदम लार्ज स्केल पे काम करने लगता है, उस केस में क्या होता है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज होने लगता है। इन दैट केस पार्टनरशिप भी जो है वो छोटा हो जाता है। तो फिर एक नया फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, दैट इज कंपनी। कि अगर कंपनी के फॉर्म में आप बिजनेस करते हो तो आपको फंड का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि कंपनी क्या कर सकता है, अपने हिस्से को आम जनता की को बेच सकता है और आम जनता से पैसा कलेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब पार्टनरशिप के फॉर्म में ऐसा नहीं होता कि आप बिजनेस कर रहे हैं और आप जनता से पैसा ले रहे हैं, मगर कंपनी ऐसा काम कर सकती है। कंपनी को जब भी पैसे की जरूरत होगा तो वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को अप्रोच करके फंड कलेक्ट करने का काम कर सकती है। तो बेसिकली 12th क्लास के अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग में आपको यही सीखना है कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करेगा, है ना, यानी कि अपना हिस्सा मार्केट में बेचेगा और जनता से पैसा लेगा, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे आपको पास करना है, कैसे अकाउंटिंग करना है, तो वो तो हम लोग सीखेंगे। मगर पहले हम लोग बेसिक जो अकाउंटिंग का थ्योरीज है कंपनी से रिलेटेड, वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कंपनी वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है जहां पर आप लार्ज स्केल पे काम करते हैं, एंड इसमें कई सारे वेराइटीज है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना, टाइप्स हैं, जो कि आपको डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये है आपका कंपनी अकाउंटिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी अकाउंटिंग क्लास 12 थ्योरी, और मैंने एक प्रेजेंटेशन में आपका सारा कुछ कंप्लीट करने का कोशिश करा है, तो आपको इसी की मदद से मैं पढ़ाने वाला हूँ। चलिए, तो सबसे पहले अगर कंपनी की डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग ये ऑलरेडी इससे फैमिलियर है, ये आपके लिए नया चीज नहीं है, तो मैं बस रीड आउट करके आपको आगे बढ़ता हूँ। कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब ये एक ग्रुप ऑफ पर्संस के द्वारा क्रिएट होता है, जो कि वॉलेंट्री मतलब इच्छा अनुसार जुड़ते हैं, ऑफ पर्संस। वॉलेंट्री एसोसिएशन मतलब जो इच्छा अनुसार किया जाता है। फॉर्म्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ, लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, और वो लॉ का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से ये कंपनी फॉर्म होता है, 1956 भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सेम बिजनेस, सम बिजनेस, और मेन पर्पस क्या होता है कि भाई कुछ बिजनेस कैरी ऑन करना। आप डेफिनेशन की बात करें तो एक और डेफिनेशन हो सकता है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जो है वो नेचुरल पर्सन है, मगर और हम लोग का एक पहचान है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम लोग एक एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। उसी तरीके से कंपनी का भी एक पहचान होता है, और कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी भी
एग्रीमेंट साइन कर सकता है, इसलिए इसको बोला गया आर्टिफिशियल पर्सन। जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग ही है, बट फर्क इतना है कि हम लोग में जान है और आर्टिफिशियल पर्सन जो है उसमें जान नहीं होता, वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएटेड होता है। यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन्स आर दोज पर्सन विच हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरल पर्सन आर दोज पर्सन विच आर क्रिएटेड बाय नेचर। ठीक है, तो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। हम लोग ये कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं? लॉ से। हैविंग सेपरेट एंटिटी मतलब ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग और ओनर अलग। मैनेजमेंट कंपनी को कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट जो है कंपनी को कंट्रोल करेगा और मैनेजमेंट ही सारा डिसीजन लेगा। मेरी कंपनी है, मैं ओनर हूं, मेरा रोल तो है, मगर सारा डिसीजन कौन लेगा? कंपनी का मैनेजमेंट लेगा। विथ अ परपीचुअल सक्सेशन मतलब जैसे देखिए सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि मेंबर, जैसे हम ओनर हैं और अगर मेरा डेथ हो रहा है, इन दैट केस क्या होगा कि वो बिजनेस में भी बंद हो जाए, मगर कंपनी के केस में वैसा नहीं होता है ना। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि ओनर अगर डेथ हो गया तो मे भी बिजनेस बंद हो जाए, मगर कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे, बट कंपनी जो है वो चलते रहेगा। मतलब किसी के मरने से या फिर किसी के बिजनेस को छोड़ने से कंपनी के कंटिन्यूटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एंड अ कॉमन सील कहने की मतलब चूंकि आर्टिफिशियल पर्सन है तो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वहां पे साइन होना चाहिए, और साइन के लिए कंपनी का कोई हाथ गोड़ तो होता नहीं कि वो साइन कर सकता है जस्ट लाइक वी, है ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कॉमन सील यानी कि डिजिटल सिग्नेचर की बात करते हैं, और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू क्या होता है? सारा एग्रीमेंट साइन होता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ओनर अलग, मैनेजमेंट अलग। परपीचुअल सक्सेशन, मेंबर विल कम एंड गो आउट बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एवर, है ना। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट होता है एंड लॉ के द्वारा क्लोज भी होता है। क्रिएट भी लॉ के द्वारा होगा और क्लोज भी लॉ के द्वारा ही होगा। यानी कि कंपनीज एक्ट फॉलो करके आप बंद कर सकते हो और कंपनीज एक्ट फॉलो करके आप स्टार्ट भी कर सकते हो। ऐसा किराना दुकान या फिर सोल प्रोप्राइटर की तरह नहीं होता। आज हम बिजनेस स्टार्ट किए, मन किया, बंद कर दिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में ऐसा नहीं होता, आपको लीगली बंद भी करना पड़ेगा। जितना तामझाम के साथ स्टार्ट किए थे उतना तामझाम के साथ आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी कहने का मतलब मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी लाइबल यहाँ पे नहीं होता है। इन केस ऑफ अनहैपनिंग किसी भी तरीके का लॉसेस होता है तो इन दैट केस पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर लाइबल नहीं होगा। कॉमन सील डिजिटल सिग्नेचर रहता है, और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने शेयर्स को इजिली। तो अगर डेफिनेशन एक बार फिर से रिकॉल करें, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विथ परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, है ना। ये 4-5 वर्ड आप याद रखोगे, आपका कंपनी का डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो आपको बेसिकली आप जैसा कि देख पा रहे हैं दो तरीके में क्लासिफाई किया गया है, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी मतलब ओनर का लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड मतलब ओनर का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा। अनलिमिटेड कंपनी आज के डेट में बहुत कम ही दिखता है, यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी वो कंपनी होती है जहां पर कल को अगर लॉस होगा तो ओनर को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा देना पड़ सकता है। यानी कि अगर हम बिजनेस चला रहे हैं और बिजनेस को लॉस हो गया और हम अनलिमिटेड कंपनी चला रहे थे, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंपनी चला रहे थे, तो उस केस में क्या होगा? अगर किसी भी तरीके का लॉस है तो बिजनेस के एसेट्स को बेचेंगे और बिजनेस के लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। मान लीजिए बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो बिजनेस बंद करने में क्या होता है कि हम अपना सारा एसेट्स बेचेंगे और सारा लाइबिलिटी पे करेंगे। एसेट्स बेच कर आया मेरे को 2 लाख रुपीज, मगर लाइबिलिटी है 5 लाख रुपीज का, तो भाई 2 लाख रुपया ही आया और पेमेंट करना 5 लाख तो कहाँ से आएगा? तो अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो क्या करना पड़ेगा? पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के वो 3 लाख रुपीज लाना पड़ेगा। मगर लिमिटेड लाइबिलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अच्छा, लिमिटेड लाइबिलिटी को 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर कहने का मतलब आपने जितना शेयर खरीदा है उसके नॉमिनल वैल्यू तक ही आपको पेमेंट करना,
सर नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? देखिए, कंपनी कभी भी जब पैसा मांगती है जनता से तो उसका एक रेट रहता है, जैसे एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो ये 10 रुपया जो है इसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू, है ना। मेरी कंपनी है, आप लोग खरीदना चाह रहे हैं, आपके पास अगर 100 रुपया है तो 10 शेयर आपको मिलेगा। मान लीजिए मेरे कंपनी का शेयर का दाम है 10 रुपया, तो आप अगर 100 रुपया मेरे को दे रहे हो तो हम आपको 10 शेयर्स देंगे, आप अगर मेरे को 500 रुपया दे रहे हो तो हम आपको 50 शेयर्स देंगे, है ना। तो लिमिटेड बाय शेयर कहने का मतलब जितना शेयर है आपके पास और उसका जो नॉमिनल वैल्यू है उसके हिसाब से ही आपका लायबिलिटी रहेगा। यानी कि अगर आप 50 शेयर खरीदे हैं तो आपको 10 रुपए के हिसाब से पैसा देना है। अगर आप 10 रुपया पूरा दे चुके हैं तब तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना। पर अगर मान लीजिए 8 रुपीज आप दिए तो कल को अगर कंपनी वगैरह बंद होता है तो आपको एक्स्ट्रा 2 रुपीज देना पड़ेगा एट द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलिए, लिमिटेड बाय गारंटी कहने का मतलब, लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है ना कि शेयर होल्डर पहले ही गारंटी दे देता है कि भैया हम 1 लाख रुपए का गारंटी ले रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे कल को अगर कुछ होता है तो, ठीक है। तो लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है, लिमिटेड बाय शेयर भी होता है। शेयर में क्या होता है, शेयर से रिलेटेड बात करते हैं, मगर लिमिटेड बाय गारंटी में हम लोग शेयर की बात नहीं करते। जो शेयर होल्डर गारंटी दे दिया कि हाँ 1 लाख 2 लाख 50,000, वो स्टार्टिंग में ही डिसाइड हो जाता है। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर की बात करें तो लिमिटेड बाय शेयर का भी 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी। चलिए तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार सबसे पहले तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं, लिमिटेड, अनलिमिटेड, लिमिटेड एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तो अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी, किसी भी तरीके का लायबिलिटी पे लिमिट नहीं है। As the risk involved in these companies is too high, these are not found in India even though permitted by Company Act। तो आप देख रहे हो वैसी कंपनी जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मतलब कि आपको आपका पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर भी पेमेंट करना पड़ सकता है, तो रिस्क ज्यादा है। और चूंकि रिस्क ज्यादा है तो इंडिया में इस तरीके का कंपनी का देखने को नहीं मिलता है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस तरीके का कंपनी इंडिया में नहीं पाया जाता जनरली, मगर कंपनी एक्ट अलाउ करता है, आप इस तरीके का कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि आप गारंटी दे रहे हो अपने कंपनी को कि भाई इससे ज्यादा पैसा हम नहीं दे पाएंगे, जितना गारंटी उतना देंगे, उससे ज्यादा नहीं। इन केस ऑफ सच कंपनी the liability of the member is limited to the extent of guarantee given by them in the event of the wind up of the company, है। एंड लास्ट क्या कह रहा है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। यहां पर क्या होता है, शेयर से नॉमिनल वैल्यू, शेयर कहने का मतलब उसका एक प्राइस होगा। एक शेयर का दाम मान लीजिए 10 रुपया, 100 रुपया भी हो सकता है, 5 रुपया भी हो सकता है, 1 रुपया भी हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होता है, in case of such company the liability of the member is strictly limited to the extent of nominal value of the share held by each of them। उनके पास जितने का शेयर है और जितना नॉमिनल वैल्यू उसके हिसाब से उनको देना, उससे ज्यादा नहीं देना। यानी कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदा हूं और मेरे पास 50 शेयर है और हर शेयर का दाम 10 रुपया, और मैंने 10 रुपया अगर पूरा का पूरा पे कर चुका है तो मुझे कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। मगर 50 शेयर है, 10 रुपये का रेट है और हम 7 रुपया ही दिए तो मुझे 3 रुपया और देना पड़ेगा। तो यानी कि 150 रुपया मुझे और देना है। 150 रुपये का मेरा क्या है, लायबिलिटी है। 50 शेयर इंटू 3 रुपीज पर शेयर कितना हो जाएगा, 150 रुपया। इसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर। तो कल को अगर कंपनी वाइंड अप होता है तो इस केस में हमको पैसा देना पड़ेगा। If a member has already paid the full amount, the share will be not be liable to pay any amount. Such company is divided into 3 part, that is private, public and one person company. I hope कि आपको क्लियर होगा तीनों, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी एंड लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। जैसा कि लिमिटेड बाय शेयर में 3 क्लासिफिकेशन है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो पहले हम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस समझते हैं। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जहां पर ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है और
वो कंपनी जो प्राइवेटली, जैसे मान लीजिए हम कंपनी चला रहे हैं, हम, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे दादा, चारों मिलके कंपनी चला रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्राइवेट कंपनी। क्यों? क्योंकि हम किसी जनता से पैसा नहीं लिए। पर वही मेरा कंपनी अगर कल को जनता से पैसा लेना चालू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक कंपनी हो जाएगा। तो दोनों में फर्क है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। नाम की बात करें तो देखिए, नाम में इंड में, जैसे कैसे आप पहचानोगे कि प्राइवेट कंपनी की पब्लिक? तो अगर किसी कंपनी के नाम के लास्ट में पीवीटी एलटीडी लिखा हुआ है, यानी कि वो प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी है। और किसी कंपनी के नाम के एंड में जैसे XYZ लिमिटेड है, यानी कि उसने मार्केट में शेयर इशू करा है, इसलिए प्राइवेट वो नहीं लगा रहा, वो क्या लगा रहा? पब्लिक लिमिटेड है। तो पब्लिक लिमिटेड में प्राइवेट आप नहीं लिख सकते। मिनिमम पेड अप कैपिटल, यानी कि कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपया, और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 लाख रुपया लगाना पड़ता है। मिनिमम मेंबर की बात करें तो कम से कम 2 मेंबर चाहिए, और मिनिमम यहाँ पब्लिक में कितना चाहिए? 7 मेंबर। मैक्सिमम पब्लिक प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब मेंबर यानी कि शेयर होल्डर यानी कि ओनर अनलिमिटेड हो सकता है। पब्लिक कंपनी में, जैसे मेरी एक पब्लिक कंपनी है, जो जो पैसा लगाएगा मालिक बनते चला जाएगा, इट डजंट मैटर। अच्छा, मालिक बन गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करोगे। क्यों? क्योंकि सेपरेट एंटिटी है, ओनर एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, आप सिर्फ पैसा दीजिए। हाँ, मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे जो टॉप लेवल के लोग होंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कौन करेगा? वो ओनर है। जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है, आप सभी कोई पैसा लगाएं, तो आप भी ओनर हो गए, हम भी ओनर हो गए, मगर ना मेरा डिसीजन चलेगा ना आपका डिसीजन चलेगा। डिसीजन किसका चलेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट का। तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम ही लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना। हम लोग को जिस पे विश्वास होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको काम करने का मौका देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यानी कि वोटिंग राइट मिलेगा, आप वोट कर पाएंगे कि मैनेजर किसको सेलेक्ट करना, मैनेजमेंट में किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखना है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की बात करें तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शन रहता है प्राइवेट कंपनी में, पर पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। मतलब आपने अगर 1000 रुपये अभी दिया है तो आप अभी ओनर हैं, आपको इस 1000 रुपये का जरूरत है तो आप किसी और को बेच दीजिए, कंपनी से कोई कंसल्टेशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे प्राइवेट कंपनी में आप पैसा लगाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपको ट्रांसफर करने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। पर अगर कोई पब्लिक कंपनी है, मान लीजिए मेरी पब्लिक कंपनी और आप लोग शेयर खरीदें, ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना था, आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किए, कल को आपको पैसे का अगर जरूरत पड़ता है तो आप इजीली उसको किसी और को बेच सकते हैं। इसमें कंपनी को किसी के तरीके का इंटीमेशन देने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। प्रोस्पेक्टस कहने का मतलब जब शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। मतलब जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू मिलता है आपको कॉलेज या फिर स्कूल में, तो उसमें क्या रहता है, कॉलेज का या फिर स्कूल का पूरा डिटेल रहता है। उसी तरीके से कंपनी भी जब जनता से पैसा मांगती है तो प्रोस्पेक्टस देती है कि भाई ये प्रोस्पेक्टस है और इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है कि कंपनी को क्यों पैसा चाहिए, क्या रीजन है, कहाँ पैसा खर्च करेगी, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो पब्लिक कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती है, बट है ना, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। डायरेक्टर की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए एंड पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में जब तक सर्टिफिकेट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। मीटिंग की बात करें, किसी भी तरीके का मीटिंग करने का जरूरत नहीं, पर यहाँ पर ऑब्लिगेटरी होता है। ऑब्लिगेटरी मतलब आपको साल में एक बार मीटिंग तो करना पड़ेगा ही, जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग मतलब क्या होता है सर, मीटिंग जितने भी ओनर है सबको बुलाकर एक बार मीटिंग करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं होता, पर पब्लिक कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सबको बुलाकर एक बार मीटिंग करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है यहाँ पे। जैसे पब्लिक कंपनी चल रहा है, हम भी ओनर है आप भी ओनर है उसी कंपनी के,
तो हम लोग डिसीजन नहीं ले रहे, कौन ले रहा है डिसीजन? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट एक बार मीटिंग बुलाएगा, सारे मालिकों को बुलाएगा और सारा ब्यौरा रखेगा कि क्या हमारा प्लान है, क्या किस तरीके से काम चल रहा है और कैसे कैसे हमारा आगे का प्रोस्पेक्टस है, ग्रोथ रेट है, हम लोग क्या प्लानिंग करने वाले हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इसलिए मीटिंग बुलाना जरूरी होता है और एक मीटिंग तो कंपलसरी है जिसको बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम। कोरम, अब देखिए मीटिंग में मेंबर आने चाहिए, तो मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग इज कॉल्ड कोरम। कोरम क्या होता है? कोरम कहने का मतलब होता है किसी भी मीटिंग को अगर स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं मेंबर आने चाहिए। तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए पब्लिक में? प्राइवेट में 2 और पब्लिक में 5। 5 मेंबर होंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं। और मैनेजरियल रिन्यूमरेशन, भाई मैनेजर लोग को कितना सैलरी देना है, तो प्राइवेट में किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, बट पब्लिक में 11% से प्रॉफिट का ज़्यादा नहीं दे सकते, यानी कि जितना भी नेट प्रॉफिट हुआ उसका 11% से ज़्यादा आप सैलरी नहीं दे सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग पैसा फंसाए हैं और डायरेक्टर क्या कर रहा है, पूरा प्रॉफिट अपना सैलरी में लेके चला जा रहा है और हम लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं, है ना। जैसे हम लोग ओनर हैं, मैनेजमेंट सारा डिसीजन ले रहा है, मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा सैलरी है कि हम लोग के लिए कुछ बच ही नहीं रहा, तो फिर गड़बड़ है ना भाई, हम लोग पैसा क्यों लगाएं। इसलिए 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज़्यादा मैनेजर्स को सैलरी नहीं मिलता है कलेक्टिवली, ठीक है। तो ये था एक डिफरेंस पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में। नेक्स्ट है आपका 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब देखिए, आप देखिए कि सर 2 लोग चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट, पब्लिक के लिए 3 लोग। सर हम अकेले कंपनी चलाना चाहते हैं, तो पहले तो ऐसा नहीं था, मगर 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में ये इसका प्रावधान आ गया कि नहीं, अगर कोई अकेला बंदा अकेले बिजनेस चलाना चाहता है, कंपनी चलाना चाहता है, वो तो चला सकता है और उसको क्या बोलेंगे? 1 पर्सन कंपनी। तो कंपनी एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। द एक्ट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी। ये एक्ट 2013 क्या कहता है? एक नए तरीके का एंटिटी बना सकते हैं, दैट इज 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। ओपीसी मींस अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विथ 1 पर्सन एट इट्स मेंबर, यानी कि एक ही मेंबर है, एक ही ओनर है और कंपनी चल रहा है। तो सर उसको तो सोल प्रोप्राइटर भी बोल सकते हैं। देखो सोल प्रोप्राइटर में बहुत सारा बेनिफिट नहीं मिलता है, मगर कंपनी के फॉर्म में वो बेनिफिट मिलता है। इसलिए आप अकेले सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में ना चला के उसी को कंपनी के फॉर्म में चला रहे, तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लीजिए और बहुत सारा सरकार का जो बेनिफिट है वो आप उठाइए, ठीक है। चलिए, तो कुछ रूल्स वगैरह भी इनके लिए इम्पोज हुआ है। जो रूल है आपके सामने है। पहला कह रहा है ओनली नेचुरल पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट कैन बी द मेंबर ऑफ ओपीसी। सर कौन ओपीसी 1 पर्सन कंपनी कौन स्टार्ट कर सकता है? वो जो इंडिया का रेसिडेंट है और इंडिया का सिटीजन है, मतलब इंडिया में ही रह रहा है और इंडिया का सिटीजन है, तो वो कंपनी स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। यानी कि कोई विदेशी बंदा, कोई गोरा चिट्टा बंदा, काला चिट्टा बंदा बिजनेस नहीं चला सकता है, यहाँ पे ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी स्टार्ट कर सकता है, प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता है, मगर 1 पर्सन कंपनी नहीं। 1 पर्सन कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन, ओनली 1 ओपीसी। हम अगर चाहते हैं ओपीसी स्टार्ट करना तो सिर्फ एक ही 1 पर्सन कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 नहीं। जैसे सोल प्रोप्राइटर 2 दुकान खोलना चाहते हैं तो 2 दुकान अलग अलग नाम से खोल सकते हैं, पर 1 पर्सन कंपनी में 2 अलग अलग 1 पर्सन कंपनी नहीं खोल सकते। हम अपने लाइफ में एक ही 1 पर्सन कंपनी, जैसे वेदांता ओपीसी लिमिटेड, ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो एक ही। अब ऐसा नहीं कि वेदांता ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग और हैप्पी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड अलग खोले, 2 नहीं खोल सकते। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। हम लोग 50 लाख से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। 50 लाख रुपीज से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और एवरेज टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब टर्नओवर मतलब क्या? सेल। 3 साल का एवरेज सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
और अगर हो गया तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंपल्सरली। इट कैन बी फॉर्म्ड फॉर द बिजनेस पर्पस ओनली, और सिर्फ आप बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं, चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट वगैरह के लिए आप फॉर्म नहीं कर सकते। ये है आपका लॉ एंड रूल्स ओपीसी को लेके। तो अभी तक हमने कंपनी के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। नेक्स्ट है आपका शेयर्स के बारे में बात करें। शेयर्स क्या होता है? शेयर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंपनी को 1000 रुपया चाहिए, कंपनी क्या किया, कंपनी की इसको स्मॉल यूनिट में तोड़ दिया। स्मॉल यूनिट कहने का मतलब इस 1000 को 10 रुपए के यूनिट में तोड़ा, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 रुपए का एक शेयर और 100 शेयर में अगर तोड़ेगा तो वो 1000 रुपये टोटल हो जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। इस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट। 1000 रुपया टोटल कैपिटल है, और इस टोटल कैपिटल को हम क्या किए? स्मॉलेस्ट यूनिट में जो ब्रेक डाउन किए, उस स्मॉल डिनोमिनेशन को क्या बोलते हैं? शेयर। Each such unit is called share, the share of the company movable property and transferable। और ये जो शेयर होता है ना, मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब मेरे पास है, मैंने 10 रुपए में खरीदा, आपको हम बेच दिए, आप खरीदे, आप उसको किसी और को बेच दिए, आप किसी और को बेच दिए, यानी कि कोई भी किसी को बेच सकता है, किसी से भी खरीद सकता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ कंपनी। कंपनी से पूछने का जरूरत नहीं है। जैसे मार्केट में SBI का शेयर है, टाटा कंपनी का शेयर है, तो मेरे पास टाटा कंपनी का शेयर है, तो हमको उसको बेचने के लिए किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, बस हम इजीली उसको बेच सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? वो शेयर कैपिटल जहां पर आपको प्रीफरेंस, देखिए नाम में ही लिखा हुआ प्रीफरेंस, प्रीफरेंस मतलब प्रीफरेंशियल राइट आपको मिलेगा। ये प्रीफरेंशियल राइट किस मायने में कि कल को कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा वो मालिकों के बीच में बटेगा, मालिकों के बीच में जो भी प्रॉफिट बटता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ये जो डिविडेंड मिलेगा आपको, वो सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, तब जाके बचा कुचा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, यानी कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले पैसा दिया जाता है। तब तो सर अच्छी बात है, हम तो प्रीफरेंस शेयर कर देंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, मगर यहाँ पर फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है। फिक्स्ड डिविडेंड कहने का मतलब आपको मान लीजिए 10% आपको बोला गया है, तो 10% से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे लिमिटेड इनकम हो जाता है, आपको डिविडेंड जो है वो लिमिटेड मिलेगा। मगर इक्विटी शेयर में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज़्यादा पैसा प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस हो गया तो लॉस मिलेगा। ठीक है, तो प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दो तरीके का शेयर है। कंपनी स्टॉक विच डिवाइड दैट company stock with dividend that are paid to the shareholder before the common stock dividend are paid out। सर वो शेयर होल्डर जिनको पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से, उनको बोलते हैं प्रीफरेंस शेयर होल्डर। बताए ना, प्रीफरेंशियल इनको राइट मिला है कि पहले आपको पैसा मिलेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। एंड इनका डेफिनेशन क्या कह रहा है? दीज शेयर्स गिव राइट टू द शेयर होल्डर टू गिव ओपिनियन इन द एनुअल जनरल मीटिंग एंड हैव अ वोटिंग राइट। तो सर इनको क्या फायदा है? तो इनको फायदा क्या है कि ये लोग रिस्क ज्यादा लेते हैं, तो रिस्क ज्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड जो है वो ज्यादा मिलता है। और सबसे अच्छा कि वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है? वोटिंग राइट मिलता है। यानी कि कल को जब मीटिंग होगा तो प्रीफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग नहीं मिलता है, क्योंकि आपको तो पैसा मिल ही रहा है, आप तो फिक्स्ड है, आपको 10% का डिविडेंड मिल रहा है। रिस्क को ज्यादा कौन ले रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर, तो उनको वोटिंग राइट मिलता है। यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग जो बुलाते हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग जो बुलाते हैं, उसमें वोटिंग देने का राइट किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। दो नाम है आपका इसका इक्विटी शेयर होल्डर को, वोटिंग शेयर और ऑर्डिनरी शेयर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी हम लोग कवर कर लेते हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। वोटिंग राइट की बात करें तो इनको नो वोटिंग राइट एंड इनको वोटिंग राइट मिलता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को
डिविडेंड मिलता है, देन जाके इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। द होल्डर ऑफ दिस शेयर हैव द प्रेफरेंस राइट एट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रेफरेंशियल राइट मतलब पहले इनको मिलेगा तब इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, हाँ रीपेमेंट की भी बात करें तो जब कल को कंपनी बंद होगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, देन जाके इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, है ना। चलिए लास्ट क्या, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। मान लीजिए अगर 10% है तो 10% ही मिलेगा, अगर 15% है तो 15% ही मिलेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। पर इक्विटी शेयर होल्डर में नो फिक्स्ड, वेरी करता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा डिविडेंड, जितना कम प्रॉफिट उतना कम डिविडेंड, है ना। तो ये प्रेफरेंशियल वाले ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा रिजर्व होते हैं, सिक्योर्ड रहते हैं कि भाई 10% तो पक्का है, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। कन्वर्टिबिलिटी, तो शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मगर इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, है ना। आप यहाँ पे किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं कर सकते। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर आप अभी खरीदे तो कल को आप इक्विटी शेयर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर इक्विटी शेयर होल्डर में किसी भी तरीके का कन्वर्जन नहीं होता है। रिडम्पशन की बात करें मतलब रीपेमेंट, जैसे किसी कंपनी का आप शेयर खरीद लिए, अब उसका रिडम्पशन की बात करें, रिडम्पशन मतलब आपको आपका पैसा चाहिए तो आप कंपनी से भी मांग सकते हैं, किसी जनता को भी अलग बेच सकते हैं। आप कंपनी से मांगना चाहते हैं तो लाइफ रहता है, लाइफ यानी कि अगर 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर खरीदे तो 10 साल के बाद ही मिलेगा, उसे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब कि रिडम्पशन में क्या होता है कि आप किसी कंपनी का अगर शेयर खरीद रहे हैं, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे तो प्रेफरेंस शेयर में होता है क्या, एक लिमिट रहता है, टाइम लिमिट रहता है 10 साल, तो 2 साल 3 साल 5 साल, तो 10 साल का अगर है तो 10 साल के बाद ही आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, एक लिमिट रहता है, लाइफ रहता है, लाइफ का लिमिट रहता है। 5 साल वाला प्रेफरेंस शेयर लिए तो 5 साल के बाद ही पैसा मिलेगा। इक्विटी शेयर में वैसा कुछ नहीं होता, जब तक कंपनी है तब तक आपका पैसा वहीं लगा हुआ रहेगा। आपको कंपनी, आपको शेयर बेचना, किसी जनता को बेच दीजिए, किसी और को बेच दीजिए, आप अपना पैसा रिकवर कर लीजिए, मगर फिर उसको जरूरत पड़ेगा तो वो किसी और को बेच दे देगा, उसको जरूरत पड़ेगा तो वो किसी और को बेच देगा, मगर कंपनी से वो पैसा नहीं लेने आएगा। तो सर कंपनी कब पैसा देगी उस शेयर के बदले, उस शेयर के बदले जब कंपनी बंद होगा तब पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये होता है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो टोटल 8 प्रेफरेंस शेयर है। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा और इसको कवर करते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है, देखिए क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम आपको बोले कि 10% का डिविडेंड मिलेगा, यानी कि आप जितना पैसा लगाए हैं, मेरी कंपनी में आप आए, आप मेरी कंपनी में आए और मेरी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कर दें, तो हम आपको बोले ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मतलब आपको ये समझना चाहिए कि हम आपको मान लीजिए 10% का डिविडेंड दे रहे हैं, डिविडेंड देने की बात कर रहे हैं, तो जिस साल प्रॉफिट है उस साल तो दे देंगे, मगर जिस साल लॉस हुआ उस साल क्या करेंगे, तो उस साल का जो मान लीजिए 2019 में प्रॉफिट हुआ आपको हम दे दिए, 2020 में लॉस हो गया, कोविड-19 आ गया और लॉस हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपको 2021 में, 2021 में, 2020 और 2021 दोनों का डिविडेंड आपको दिया जाएगा, यानी कि आपका पैसा सिक्योर्ड है, देर है पर अंधेर नहीं है। पर नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा नहीं होता। 2020 में लॉस हो गया, आपको 2021 में सिर्फ 2021 का मिलेगा, 2020 का नहीं मिलेगा। पुराना वाला जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव में। पर क्यूमुलेटिव में अगले साल ट्रांसफर हो जाता है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिए, डिविडेंड में, डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिए। नॉन कन्वर्टिबल को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिडीमेबल। रिडीमेबल कहने का मतलब जो मैक्सिमम 10 ईयर, अब तो इरिडीमेबल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, तो इसको तो इरेज कर दीजिए, ये पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब ये रहा ही नहीं। जब भी रिडम्स प्रेफरेंस की बात करें
तो प्रीफरेंस शेयर जो है वो मैक्सिमम आपका 10 ईयर के लिए ही आप इशू कर सकते हैं, ना उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो 10 साल के बाद रिडीम करना पड़ेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर क्या होता है? वो प्रीफरेंस शेयर जो पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कहने का मतलब वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुछ प्रीफरेंस शेयर ऐसे होते हैं जो उनका पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कि आप वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर कुछ शेयर ऐसे होते हैं प्रीफरेंस शेयर जिनको पार्टिसिपेटिंग यानी कि वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो जब आप खरीदोगे उसी समय कंपनी आपको बोल देगा कि ये पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर है कि नहीं। अगर पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर है तो कल को अगर वोटिंग होगा, कल को अगर मीटिंग होगा तो आपको भी बुलाया जाएगा और आपका भी वोट काउंट किया जाएगा। पर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर में आपका वोटिंग का राइट नहीं होता है। तो कंपनी जब भी शेयर बेचती है प्रीफरेंस शेयर तो बोल देती है कि ये हमारा जो प्रीफरेंस शेयर है वो क्यूमुलेटिव है, कन्वर्टिबल है, अनपार्टिसिपेटिंग है। तो तुम समझ जाओगे क्यूमुलेटिव है यानी कि कल को अगर लॉस होता है तो अगले साल उसका डिविडेंड मिलेगा। कन्वर्टिबल है मतलब हम कल को अगर चाहे तो शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेटिंग भी है मतलब कि कल को अगर वोटिंग होगा तो हम लोग को वहां पे इनवाइट किया जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे कि आगे और भी जो थ्योरीज के पोर्शन है वो उसके बारे में क्या क्या आपको डिस्कस करना है, ये हम लोग वहाँ पे जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।